साथियों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी किताब मोदी की जीत, जिसे लेखक वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने, इसका हिंदी अनुवाद किया प्रभात मिलिंद ने। इस वीडियो में जिस अध्याय की हम चर्चा करेंगे उस अध्याय का नाम है सूट बूट से गरीबों का नेता। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूमिगत अध्यादेश कब मोदी सरकार ने लाया और क्यों वापस कर लिया, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी पर क्या टिप्पणी की और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने जब नोटबंदी पर टिप्पणी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया। और साथ ही हम बात करेंगे इसमें पर इन नोटबंदी के फैसले से पहले हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में और बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है 2013 और 2015 की। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात होगी तो बात भारतीय जनता पार्टी की होगी, बात आम आदमी पार्टी की होगी और बात कांग्रेस की भी होगी और इन पार्टियों के सर्वोच्च नेताओं के भी होगी। उनकी रणनीति की बात होगी, क्या बात हुई अरुण जेटली और अमित शाह के बारे में, ये विस्तार से चर्चा होगी। दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देती हुए दिल्ली की 70 सीटों में से 28 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल करती है। आम आदमी पार्टी ऑटो रिक्शा और दिल्ली की सभी मुख्य दीवारों पर पोस्टरों से भर देती है जो आम आदमी के पोस्टरों पर लिखा हुआ था 5 साल केजरीवाल, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी नारा देती है अब की बार मोदी सरकार का नारा देती है। जनवरी 2015 के दूसरे हफ्ते पर अचानक अन्यास खतरे को भांपते हुए तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक पोल तैयार कराया था। उस पोल की रिपोर्ट ये थी, उस पोल के अंदर ये था कि दिल्ली वासियों की पहली पसंद के तौर मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद दिल्ली वासियों की केजरीवाल थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा विश्वसनीय चेहरा ही नहीं था जिसे वो सामने लाकर चुनाव लड़ती। बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक उम्मीदवार मृदु और शालीन भाषी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो 2013 में पहले ही चुनाव हार का सामना कर चुके थे। तब अधीर अमित शाह तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली की राजनीति के कुछ करीबी सहयोगियों के साथ एक अचानक बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में अमित शाह कहते हैं हमें हर हाल में केजरीवाल को उसी के खेल में मात देनी होगी। आखिरी समय में तुरुप का पत्ता फेंकते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को यह सलाह देते हैं, एक मशवरा देते हैं कि हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर पूर्व महिला अधिकारी किरण बेदी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, उसे चेहरा बनाना चाहिए। और हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के महागठबंधन के चुनाव की, लालू प्रसाद यादव का बिहार। लेकिन आज बात लालू प्रसाद यादव की नहीं, आज बात होगी नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संबंधों के बारे में। उनके किस तरीके से जेडीयू में शामिल होते हैं और किस तरह से उनकी केमिस्ट्री रहती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि आपको लगता होगा कि मेरे नीतीश कुमार से कोई पेशेगत संबंध है, दरअसल पेशेगत संबंध के साथ साथ मैं उनसे निजी तौर से भी जुड़ा हुआ हूं और सितंबर 2018 में आधिकारिक रूप से जेडीयू जनता दल यूनाइटेड में शामिल भी हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और अपनी ही पार्टी के महादलित समुदाय से आने वाले नेता जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। नीतीश कुमार को यह लगता है कि उनकी इस पहल से, उनके इस कदम से उनकी पार्टी के जातीय जनाधार का विस्तार होगा। और दरअसल किशोर आगे बताते हैं कि मैंने जब उनसे आग्रह किया कि मुख्यमंत्री पद के बागडोर अपने हाथ में थामिए, तब 3 महीने की मान मनौवल के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में। जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन बनाते हैं, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए, बार बार बदलते गठबंधन को, बार बार बदलते राजनीतिक गठजोड़ पर तंज कसते हुए कहते हैं, नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए पर सवाल उठाते हैं। तब फौरन पलटवार करते हुए नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बिहार की अस्मिता का अपमान किया है। और दरअसल बात के समय में बिहार की राजनीति में यह चुनावी नारा सा बन गया, बिहारी वर्सेस वाहरी का। संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ परिवार की पत्रिका ओरिजिनल को दिए हुए इंटरव्यू में एक बात छेड़ देते हैं, एक बात कहते हैं कि जातिगत आरक्षण की नीति की समीक्षा करने की बात छेड़ देते हैं। और इसमें सबसे पहले भड़कने वाले नेता थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव इस बयान पर, मोहन भागवत के इस बयान पर भड़कते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने के फिराक पे है। रिजल्ट आता है 8 नवंबर 2015 को, जब 243 विधानसभा वाले बिहार में जब चुनाव रिजल्ट परिणाम आते हैं तो 178 सीटें महागठबंधन को मिलती हैं और एनडीए को महज 58 सीटों में संतोष करना पड़ता है। मोदी सरकार भूमिगत अध्यादेश लाती है। इस अध्यादेश का काम था कि किसानों की जमीन को निजी हाथों में सौंपने का काम आसान करना। इस अध्यादेश के कारण ही मोदी सरकार के विरोधी उन पर कॉर्पोरेट इंडिया के हाथों बिक जाने का आरोप लगाते, लेकिन लगातार मुखर विरोध होने के कारण इस अध्यादेश को अगस्त 2015 में मोदी सरकार इस अध्यादेश को वापस ले लेती है।
नोटबंदी का फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नोटबंदी पर अपना वक्तव्य रखते हुए राज्यसभा में कहते हैं कि नोटबंदी एक ऐसी संगठित लूट थी जिसके जरिए सरकार की धोखाधड़ी को कानूनी रूप बनाने का प्रयास किया गया। नोटबंदी एक ऐसा भयानक निर्णय है जिसकी मार सबसे ज्यादा गरीबों में पड़ने वाली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुसार, जो एक अर्थशास्त्री भी और विद्वान पढ़े लिखे आदमी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुसार नोटबंदी के फैसले से तत्काल रूप से जीडीपी में 2% की गिरावट होने की आशंका भी जताई और ऐसा हुआ भी। वकील से राजनेता बने कपिल सिब्बल। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल नोटबंदी पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, या नोटबंदी पर बयान देते हुए कहते हैं कि नोटबंदी एक ऐसा वित्तीय घोटाला है जिसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक सदस्यों को बड़े पैमाने में नकद के बदले रियल एस्टेट के रूप में लेन देन हुआ, और यह लेन देन इतने गोपनीय तरीके से हुआ कि इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह पूरी कवायद, नोटबंदी की पूरी कवायद उस काले धन को वैध बनाने के लिए की गई थी, और जिसका उद्देश्य सिर्फ एक था, केवल और केवल एक पार्टी को फायदा पहुंचाना था। यह कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बयान था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन जब नोटबंदी को निरंकुश कार्रवाई बताते हैं तो तिलमिलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देते हुए कहते हैं कि हार्वर्ड में पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में कठोर परिश्रम करना।